परिस्थितिकी है ना, इंग्लिश में शब्द है इकोलॉजी, हिंदी में कहते हैं परिस्थितिकी। और इकोलॉजी के परिभाषा पे, इकोलॉजी के डेफिनेशन पे, परिस्थितिकी के परिभाषा पर ये क्वेश्चन आपका बना है। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला है पॉइंट जो है, पहला पॉइंट, इन्वायरमेंटल फैक्टर और इकोलॉजिकल फैक्टर और इको फैक्टर, ये होता क्या है। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो पॉइंट इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन पेपर निकालिए कि इन्वायरमेंटल फैक्टर या पारिस्थितिकी कारक क्या है। तो उसको सरल भाषा में हम लोग कहते हैं लिविंग, नॉन लिविंग, है ना, सजीव और अजीव। तो पारिस्थितिकी कारक क्या है, किस कारण से जो अपने अगल बगल आप जो कुछ भी देख रहे हैं, किस कारण से आप देख रहे हैं। तो दो कारण से देख रहे हैं, एक जैविक जिसको कि इंग्लिश में लिविंग कहते हैं, और दूसरा अजैविक जिसको कि इंग्लिश में हम लोग नॉन लिविंग कहते हैं। तो ये दो फैक्टर है जिससे कि आपका इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी को प्रभाव मिलता है या प्रभाव करता है या इन्फ्लुएंस करता है। तो वही है पारिस्थितिकी कारण, पर्यावरण के वो कारक जो पेड़ पौधा तथा जीव जंतुओं को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष ढंग से प्रभावित करते हैं, या तो डायरेक्टली प्रत्यक्ष या इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। ठीक है। अब दूसरा जो पॉइंट है इसमें ये है कि आपका अबायोटिक फैक्टर, यानी आपका जो है अबायोटिक फैक्टर यानी अजैविक कारक क्या है। तो अजैविक कारक यानी अबायोटिक फैक्टर क्या है, तो जैसे कि आप तापमान, आपके पर्यावरण को तापमान प्रभावित करता है, तो तापमान है। अमाउंट ऑफ सनलाइट यानी कितना प्रकाश आपके तक पहुंच रहा है, या पीएच, जो पानी का पीएच कितना है, सॉइल का पीएच कितना है, वायु कैसा है, भू आकृति कैसा है, मृदा कैसा है, ये सब जो है आपका अजैविक कारक है। तो पहला पॉइंट जो है आपका, पहला पॉइंट ये सही है कि गलत है, सही है। दूसरा पॉइंट सही है कि गलत है, सही है। तो चलिए तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट है बायोटिक फैक्टर के बारे में बात किया जा रहा है, जैविक कारक के बारे में। इसका अर्थ क्या हुआ कि इसमें विभिन्न तरीके की जीवधारी, है ना, बहुत तरीके के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, आपके एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ये सब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और पर्यावरण को भी प्रभावित करते हैं। तो ये क्या हो गए, आपके पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक कारक हो गए। ये क्या हो गए, आपके जो है इकोलॉजी के बायोटिक फैक्टर, इनको बोलते हैं बायोटिक फैक्टर ऑफ इकोलॉजी, या हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिकी या पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक कारक। आई बात समझ में। तो ये तीनों जो है आपके पारिस्थितिकी का, इकोलॉजी का डेफिनेशन है, परिभाषा है। तो इसमें से सही ऑप्शन क्या है, हाँ, डी सही ऑप्शन आपका 1, 2 और 3। चलिए दूसरा क्वेश्चन जो है वो है मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित को मिलाएं। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, आप जानते हैं कि प्लांट अपने फूड प्रोडक्शन के लिए सनलाइट चाहिए, और जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस, राइट। यानी कि प्रकाश के प्रभाव में, प्रकाश के कारण पौधे जो हैं अपना खाद्य निर्माण का काम करती है ना। तो खाद्य निर्माण का जो ये कार्य करती है उसके लिए क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, सूर्य का ताप चाहिए।
अब सवाल उठता है कि खाद्य बनाने का ये जो प्रक्रिया है, भोजन बनाने का जो प्रक्रिया है, फूड बनाने का प्रोसेस है, इसमें कितने अवधि के लिए, कितने समय के लिए वो सूर्य की रोशनी चाहिए। तो किसी को कम चाहिए, किसी को ज़्यादा चाहिए। तो अवधि के आधार पर उसको हम लोग वो कहते हैं क्रिटिकल फोटो पीरियड, माने कितने समय के लिए आपको क्या किसी चीज़ की ज़रूरत है, सूर्य की रोशनी की ज़रूरत है। तो उसको हम लोग कहते हैं क्रिटिकल फोटो पीरियड या प्रकाशीय अवधि है, जो भी समझे। तो उसी पे है कि दीर्घ प्रकाशीय पौधे कौन हैं, लॉन्ग डे प्लांट्स कौन है। इसका मतलब होता है वो कौन से पौधे हैं जिनको अपना भोजन तैयार करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सूरज की रोशनी की ज़रूरत है। तो आपका हैनबेन, गुलाब जो है, हैनबेन है, गुलाब है। दूसरा है अल्प प्रकाशीय पौधे, शॉर्ट डे प्लांट्स, कम चाहिए आपको, है ना। अल्प मतलब कम चाहिए। तो सोयाबीन, टोबैको, तंबाकू, ये उदाहरण है कुछ। फिर आपका प्रकाश उदासीन पौधे, डे न्यूट्रल प्लांट्स, ना ज़्यादा चाहिए ना कम चाहिए। तो वो हो गए आपके सनफ्लावर, कॉटन, टोमेटो, चिली। तो दूसरे का सही ऑप्शन है आपका ए। ठीक है। अब देखिए पालक, पालक का नाम सुने होंगे, पालक है ना, जिसको कि स्पिनच कहते हैं। हैनबेन क्या है, हैनबेन अजवाइन। तो ये सब कुछ ज़्यादा ज़रूरत होती है, ज़्यादा इन लोगों के समय की ज़रूरत होती है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 होगा, है ना, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी मैच द फॉलोइंग है, मैच द फॉलोइंग है। ये आपके इकोलॉजी के शाखा के बारे में बात करती है कि जो पारिस्थितिकी जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें से कौन कौन से विभिन्न शाखा हैं, व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी। देखिए ये बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है लेकिन टफ भी है। समझ गए? तो इसको ज़रा ध्यान से समझिए। ड्रॉर में मोबाइल है, उस लड़के के बारे में पता कीजिए कि वो आया नहीं, छूट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट जाएगा ना, कंफ्यूजन में होगा, संडे को आ जाएगा। तो पहला जो है आपका वो है एटकोलॉजी। एटकोलॉजी क्या होता है, ठीक है। एटकोलॉजी क्या होता है, पहला जो है एटकोलॉजी का मतलब होता है कि इकोलॉजी का वो शाखा, वो ब्रांच जिसमें एक व्यक्ति जैसे आप एक व्यक्ति विशेष हो गए, आप एक इंडिविजुअल हो गए, और आपका जो है पर्यावरण के साथ कैसा संबंध है। कहने का मतलब दिन में आप कैसे रहते हैं, सूर्य की रोशनी में आप कैसे रहते हैं, तापमान जब ज़्यादा रहता है तो कितना पानी पीते हैं, किस तरह का खान पदार्थ आप इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह के अध्ययन को हम लोग कहते हैं एटकोलॉजी। तो 1 का जो है सही ऑप्शन है बी। दूसरा है सिनकोलॉजी, जिसको हम लोग स्वपारिस्थितिकी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए कि मछली है फॉर एग्जाम्पल, तो एक मछली का झुंड है, ठीक है। एक मान लीजिए चिड़िया, तो चिड़िया का एक झुंड है। तो ये हम लोग क्या बात कर रहे हैं, समूह की बात कर रहे हैं, दे आर ऑल ग्रुप, है ना। तो इस समूह का अपने पर्यावरण के साथ कैसा संबंध है। आप देखेंगे सर्दियों के मौसम में भारत में साइबेरिया से चिड़िया आती है, तो 1-2 चिड़िया नहीं आती है, पूरे समूह में आते हैं। यदि आपका नदी का पानी में बहुत ज़्यादा सैलिनिटी हो गया, है ना, बहुत ज़्यादा नमक की मात्रा हो गई, तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है फिश पे, क्या इफ़ेक्ट पड़ता है मछलियों पे। या बहुत ज़्यादा बारिश हो गया,
तो आम के पेड़ों का क्या हाल होता है? तो एक समूह के रूप में जब हम लोग जिस चीज़ को पढ़ते हैं उसको हम लोग कहते हैं सिनकेलॉजी, उसको हम लोग कहते हैं स्व परिस्थितिकी। ठीक है, आई बात समझ में? तीसरा है पॉपुलेशन इकोलॉजी, यानी जनसंख्या परिस्थितिकी, मतलब जनसंख्या और पर्यावरण के रिश्ते का अध्ययन जनसंख्या परिस्थितिकी कहलाता है। सही ऑप्शन है आपका ए, सही ऑप्शन है ए। सर अब हम क्लास में ऑनलाइन चल रहा है, अब देखिए जो लेटेस्ट एडमिशन हुआ है। अब है जलीय परिस्थितिकी। दूसरा क्वेश्चन है, ये भी मैच द फॉलोइंग है, जलीय परिस्थितिकी एक्वेटिक इकोलॉजी। ठीक है, इसमें क्या है कि जो जल जीवन में रहते हैं, जिनका लाइफ पानी में रहता है, उनका पर्यावरण के साथ कैसा संबंध है, उस अध्ययन को हम लोग अंग्रेजी में एक्वेटिक इकोलॉजी या जलीय परिस्थितिकी कहते हैं। उसी तरह स्थलीय परिस्थितिकी क्या है? जो जीव स्थल पे रहते हैं, है ना, लिविंग बींग्स स्टेइंग ऑन अर्थ। प्राणी इकोलॉजी, ये एनिमल, जीव जंतु और पर्यावरण के संबंध को अध्ययन करता है। और पादप परिस्थिति, जैसा नाम है प्लांट इकोलॉजी, ये पौधे और पर्यावरण के संबंध को अध्ययन करता है। तो ये भी आपका ऑप्शन जो है ए है। यही चीज़ आपको हम पहले कह रहे थे ना सर जी, आप मेरे बात को ध्यान दिए नहीं। प्रकाश कुमार। अब आ जाइए, ये सब जो भी हम लोग बात कर रहे हैं ये इकोलॉजी का ब्रांचेस है, इकोलॉजी का शाखा है, परिस्थितिकी का शाखा है। अब देखिए आवास परिस्थितिकी, हैबिटेट इकोलॉजी क्या होता है ना। अब देखिएगा आप कि बहुत सारी चिड़ियों का अपना एक अजीब तरीके के घोंसला है, उनका घोंसला जो विशेषता है। सांप जो हैं वो अलग तरीके से रहते हैं, चाहे कोई भी जीव हो, कोई भी जंतु हो, वो एक तरह से अजीब तरीके का अपना विशिष्ट आवास बना के रहते हैं। तो पर्यावरण और आवास के अध्ययन को हम लोग आवास परिस्थितिकी या हैबिटेट इकोलॉजी कहते हैं। दूसरा है संरक्षण परिस्थितिकी या कंजर्वेशन इकोलॉजी। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे रोग होते हैं हम लोग को, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, वी हैव मेनी डिजीजेस। और आप देखेंगे कि हमारा डिजीज़ जो है ये क्योर हो जाता है नेचर से ही। बहुत सारी बीमारी है, आप अभी तक कितने बैक्टीरिया इनहेल कर चुके होंगे, लेकिन आपका शरीर का जो इम्यून सिस्टम है उस वायरस को, उस बैक्टीरिया को फाइट कर रहा है कि नहीं। तो प्रकृति बहुत साधन देता है आपको, जिससे कि अपने आप को आप सुरक्षित रख सके, संरक्षित रख सके। इस संबंध के अध्ययन को हम लोग संरक्षण परिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, तीसरा है विविकरण परिस्थितिकी, रेडिएशन इकोलॉजी। ये क्या है? बहुत सारा विकिरण, सूर्य का बहुत सारा विकिरण, रेडिएशन होता है, जिससे कि आपकी बीमारी होती है, और बहुत सारा रेडिएशन से आपकी बीमारी ठीक भी हो जाते हैं, राइट। तो इसके अध्ययन को हम लोग रेडिएशन कहते हैं। और मानव परिस्थितिकी, यानी जैसा नाम बता रहा है कि एक मानव और उसका प्रकृति के साथ कैसा संबंध है, उसके अपने ही समाज में दूसरे लोगों के साथ कैसा संबंध है, और ओवरऑल इस पर्यावरण वो कैसे अपने आप को अनुकूल बनाता है, हाउ ही अडॉप्ट्स हिमसेल्फ टू द एनवायरनमेंट। द स्टडी ऑफ दिस रिलेशन बिटवीन मैन एंड हिज एनवायरनमेंट इज नोन एज मानव परिस्थितिकी या ह्यूमन इकोलॉजी। इसका भी सही ऑप्शन है आपका ए, इसका भी सही ऑप्शन है आपका ए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत?
अब हम लोग इकोलॉजी में, पारिस्थितिकी में अपने मृदा सॉइल को भी चेक करते हैं, पानी को भी चेक करते हैं, वाटर को भी चेक करते हैं कि किस तरह का इसमें तत्व है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इस प्रोसेस पे ये क्वेश्चन है, व्हाट डज एलिमेंटल एनालिसिस चेक? तात्विक विश्लेषण क्या जांच करता है? तो ये जांच करता है एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का विश्लेषण, कि आपकी जो मिट्टी है किस किस चीज़ की बनी हुई है ना, आपके जल में क्या क्या तत्व मिला हुआ है। तो इसका विश्लेषण को हम लोग कहते हैं तात्विक विश्लेषण, इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंटल एनालिसिस। तो फिर क्या हो गया सही ऑप्शन? ए। सही ऑप्शन हो गया आपका ए। अब सवाल उठता है कि इस तात्विक विश्लेषण, एलिमेंटल एनालिसिस को किसकी खोज कह सकते हैं? इसी पे क्वेश्चन है। एक मिनट, मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन मिस कर गए क्या हम लोग? ये अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एलिमेंटल एनालिसिस? निम्न में से कौन तत्वों का विश्लेषण के लिए सही है? इट इज क्वालिटेटिव, ये गुणात्मक है। गुणात्मक मतलब कि अच्छा है, बढ़िया है, मध्यम है, थोड़ा है, इस तरह से यदि हम लोग किसी चीज़ का व्याख्या करें तो उसको क्वालिटेटिव कहते हैं या गुणात्मक है। इट इज़ क्वांटिटेटिव, ये मात्रात्मक है, मतलब उसकी संख्या, मात्रा को भी हम लोग बताते हैं। और तीसरा ऑप्शन है, इट फॉल्स विद इन द एम्बिट ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। हम लोग जो एलिमेंटल एनालिसिस, यदि मिट्टी का एनालिसिस करते हैं, सॉइल का एनालिसिस करते हैं, वाटर का एनालिसिस करते हैं, तो ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान। तो इस क्वेश्चन का तीनों ऑप्शन आपका सही है। ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो सही ऑप्शन क्या हो गया? डी। सही ऑप्शन हो गया डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि हु इज रिगार्डेड एज द इन्वेंटर ऑफ एलिमेंटल एनालिसिस? तत्वों का विश्लेषण के आविष्कारक रूप में किसे माना जाता है? वो हैं आपके एंटोनी लावोसियर। एंटोनी लावोसियर। तो ये क्वेश्चन का सही ऑप्शन है आपका ए। सही ऑप्शन है ए। अब देखिए, अब एक इसी में जो हम लोग तत्वों का विश्लेषण करते हैं, एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं, इसमें एक प्रक्रिया होता है, इसमें एक प्रोसेस होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं CHNX एनालिसिस या CHNX विश्लेषण। समझ गए? तो अब सवाल उठता है, ये CHNX विश्लेषण क्या है? तो CHNX विश्लेषण होता है, C से होता है कार्बन, H से होता है हाइड्रोजन और N से होता है नाइट्रोजन, और एक शब्द है हेटेरो एटम, उसको हम लोग X से चिन्हित करते हैं। तो इसमें CHN और X के मास फ्रैक्शन को कैलकुलेट किया जाता है। इसमें जो है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और X यानी हेटेरो एटम के द्रव्यमान अंशों का निर्धारण किया जाता है। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? तो सही आंसर है इसका, सही ऑप्शन है फिर से आपका डी। सही ऑप्शन है डी। तो इसमें एक शब्द है हेटेरो एटम, ये शब्द है ना हेटेरो एटम। अब सवाल उठता है कि ये हेटेरो एटम है क्या? जो CNX में ये X किसको बोलते हैं? X बोलते हैं हेटेरो एटम। तो हेटेरो एटम में क्या क्या आता है? वो आता है हैलोजन, वो आता है सल्फर। इन दोनों को मिला के हम लोग कहते हैं हेटेरो एटम या X एटम। हाइड्रोजन और सल्फर, हैलोजन और सल्फर, हैलोजन और सल्फर, हैलोजन और सल्फर को मिला के कहते हैं, हैलोजन और सल्फर को मिला के कहते हैं
CHNX, सॉरी मिला के कहते हैं, क्या कहते हैं मिला के? हेट्रो एटम्स, या एक और नाम इसका क्या है? यही पढ़ रहे हैं, या एक्स एटम। क्या कैजुअल नेचर है। नहीं समझ में आ रहा है तो रुक जाते हैं। अब CHNX जो प्रोसेस है ये क्या नापता है? ये क्या नापता है, क्या पता लगाता है? डोंट गो हियर अवे। क्या, किस प्रोसेस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं? एलिमेंटल एनालिसिस में, विश्लेषण तत्व में। तो इसको कौन खोज निकाला है? हु हैज डिस्कवर्ड इट? हु हैज डिस्कवर्ड इट? देख लीजिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है। इफ यू कांट से दिस देन गेट आउट। क्या? वो क्या चेक करता है? व्हाट डज CNHX क्या चेक करता है? वो मास फ्रैक्शन चेक करता है। और पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंटल एनालिसिस। नाउ इट इज एन आउटडेटेड प्रोसेस। अब ये प्रोसेस पुराना हो चुका है। अब उसके जगह नया प्रोसेस आया है, उसको हम लोग कहते हैं NMR प्रोसेस। क्या कहते हैं? NMR। और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, और हिंदी में बोलते हैं आणविक चुंबकीय प्रतिध्वनि या नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद। समझ गए? अब NMR पे ये आपका क्वेश्चन है। NMR का फुल फॉर्म क्या होता है? नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद, या इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो A का 2। इसमें, इस प्रोसेस में किस चीज़ का मदद लिया जाता है? तो पहला मदद लिया जाता है कंप्यूटर का, है ना। तो ये कंप्यूटर क्या करती है? ये कंप्यूटर जो है, जो भी डाटा आता है उसको प्रोसेस करती है, उसको रिकॉर्ड करती है। तो B का 4। इसमें एक स्पेक्ट्रोमीटर लगा होता है। क्या लगा होता है? स्पेक्ट्रोमीटर, है ना। ये क्या करती है? जो भी आपके रेडियो एक्टिव वेव है, रेडियो फ्रीक्वेंसी, जो भी आपका वेव्स है, रेडियो आवृत्ति तरंग, जो भी आपके रेडियो आवृत्ति तरंग है, उसको ये इस्तेमाल करती है। ठीक है? और इस्तेमाल करके उसको प्रसारित करती है, ताकि आप जो पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, उसका एनालिसिस हो चुके। तो इसमें क्या लगता है? तीसरा चीज स्पेक्ट्रोमीटर। और डी जो है सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट, है ना। सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट ये एक जो है चुंबकीय क्षेत्र बनाती है, और कहा जाता है कि इसका जो मैग्नेटिक जो फील्ड है वो जो है पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से जो है 10,000 गुना ज़्यादा है। तो डी का हो गया 3। तो NMR टेक्निक में क्या लगता है? कंप्यूटर लगता है, स्पेक्ट्रोमीटर लगता है, और सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट लगता है। NMR क्या करता है? ये भी एलिमेंटल एनालिसिस करता है। जो पहले कौन मेथड करता था? CHNX। क्लियर हुआ? डाट सुनने से ही क्लियर होगा, ऐसे तो आप लोग समझ नहीं सकते। चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। व्हाट इज वायरस? वायरस क्या है? एक सूक्ष्म जीव है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। एजाज, सही आंसर चाहिए C। ठीक है।
तो विषाणु यानी वायरस क्या है? ये अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है। इट इज अ सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इट इज फाउंड ओनली इन लिविंग सेल्स। ऐसे आपको पता नहीं चलेगा कि वायरस जिंदा है कि मरा है, लेकिन जहां ये जीवित कोशिका में जाएगा आप देखिएगा इनका वंश में वृद्धि होता है। दीज वायरस मल्टीप्लाई वेरी फास्ट। जैसे कि आपका कोरोना वायरस घातक क्यों है? कि बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, तो वायरस क्या होता है? जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि कोई जीवित कोशिका में जाके उसके वंश में वृद्धि होती है। इट मल्टीप्लाइज, है ना, इट स्ट्रेन्स मल्टीप्लाइज वेरी फास्ट। किस चीज़ का बना होता है? तो ये नाभिकीय अम्ल, एसिड और प्रोटीन का बना होता है। किस चीज़ का बना होता है वायरस? और प्रोटीन का ये बना होता है। ठीक, न्यूक्लियर, हाँ, अमीनो एसिड्स, यस। अब है व्हाट इज बैक्टीरिया? या क्या भैया? फ्रेंडली और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना, मित्रवत या हानिकारक सूक्ष्म जीव। जरा इसके बारे में देख लेते हैं। बैक्टीरिया सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, एक कोशिकीय जीव होता है ना, ना ही जिसको कि आप ना ही प्लांट में रख सकते हैं, नहीं एनिमल में रख सकते हैं, नहीं आप इसको पौधों में रख सकते हैं, नहीं आप जंतु में रख सकते हैं। ठीक है। दूसरा चीज़ कि बैक्टीरिया हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होता है ना। बैक्टीरिया को हमेशा जो है बीमारी और ख़राब के रूप में हम लोग ना लें। आ जाइए, अब क्वेश्चन है व्हाट इज़ एल्गे? शैवाल क्या है? हाँ, बस, है ना। शैवाल क्या है? तो पहला तो इसको हम लोग एक्वेटिक कंडीशन में देखते हैं, ये जलीय भाग में हम लोग देखते हैं। इसी से रिलेटेड है व्हाट इज फंजाई, है ना। कवक क्या है? डी, है ना, सूक्ष्म जीव जो विशेष रूप से बरसात के मौसम में चमड़े से बने चौथे और लेग के खराब होने का कारण बनता है। ये सब आसान है। फफूंद या कवक, फंजाई, एक प्रकार के जीव है जिसका काम ही है कि कार्बनिक पदार्थ पे ही आपको मिलेंगे, है ना। यू विल ऑलवेज सी देम ऑन कार्बनिक एलिमेंट्स। जितने भी सड़े गले हैं वहाँ पे आपको कवक मिल जाएगा। लेकिन इसको हम लोग जो है कहते हैं विश्व का ये अपमार्जक है। विश्व का ये क्या है? अपमार्जक, मतलब इट इज़ अ प्यूरिफायर। जो भी आपके पूरे गंदगी को, विश्व के गंदगी को ये जो है साफ कर देता है। माने आपके जगत के पूरे कचरा को जो है ये कवक जो है साफ कर देता है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? विश्व के अपमार्जक, विश्व के अपमार्जक। अब देखिए, अब आ जाइए मेन टॉपिक पे। हु कॉइन्ड द टर्म बायोडाइवर्सिटी? ये जो शब्द है जैव विविधता किसने गढ़ा? तो इसका आंसर है वॉल्टर जी रोजेन। इसका आंसर क्या है? वॉल्टर जी रोजेन। लेकिन सबसे सर्वसम्मति से यही आंसर बोला जाता है कि ये जो शब्द है बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता, ये दिया गया है वॉल्टर जी रोजेन से। लेकिन इसके अलावा एक और नाम याद रखिए, वो नाम आर्थर हैरिस का। आर्थर हैरिस जो है 1916 में, 1916 में ही ये शब्द जो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये शब्द लिखे थे। जैव विविधता ये शब्द दिए थे, जैव विविधता, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं हम लोग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है। और लेकिन जो सर्वमान्य है वो है आपका 1985 में विल्सन कहे हैं कि ये शब्द दिया गया है जैव विविधता, ये दिया गया है W.G. रोजेन। तो W.G. रोजेन सर्वमान्य है कि यही शब्द दिए हैं, लेकिन पहली बार ये शब्द इस्तेमाल हुआ था 1916 में आर्थर हैरिस के द्वारा।
लेकिन दोनों के कॉन्सेप्ट में अलग अलग है। बिकॉज ये लास्ट क्वेश्चन है ना, तो इसके साथ ही आपका ये